Assalamu alaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. This is going to be our 5th lecture on noun series. इससे पिछले लेक्चर्स में हम नाउन को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर लिया है तो आप प्लेलिस्ट जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई है वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर समझने के लिए पीछे जो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं उनका समझना काफ़ी ज़रूरी है. नाउन को केसेस के हिसाब से आज हम स्टडी करेंगे कि केस के रेफरेंस से नाउन को किस तरह जो है वो यूज़ किया जाता है, नाउन के कितने केसेस होते हैं और उस केस का क्या क्या नाम है और उनकी क्या क्या जो स्ट्रक्चर में पोजीशन होती है वो कौन कौन सी होती है. जैसे कि हम नाउन के पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन नेमिंग वर्ड हो सकता है. नेमिंग वर्ड के साथ साथ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आने वाली चीज़ को हम नाउन कहते हैं. हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे आने वाली चीज़ सब्जेक्टिव केस कहलाई जा सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आने वाली चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाई जा सकती है. एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ मैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन की जगह पे आने वाले को प्रोनाउन बोलते हैं या प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे आता है. तो जितने भी हमारे केस के रेफरेंस से रूल्स होंगे वो सारे प्रोनाउन पे भी लागू होंगे. प्रोनाउन के केसेस को हम प्रोनाउन के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो है नाउन को केसेस के रेफरेंस से पढ़ेंगे. हम ये पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो भी नाउन होता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम काफ़ी जो है ना इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है. वर्ब से पहले आने वाला जो हमारा वर्ड होता है वो हमारा नाउन होता है और वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे काम कर रहा होता है. इसी तरह अगर इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं तो हमारा जो वर्ब के बाद आने वाला है वर्ड वो हमारा नाउन ही होता है और नाउन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है. तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे सब्जेक्ट से पहले आते हैं वो नाउन ही होते हैं या प्रोनाउन होते हैं. प्रोनाउन को हम बाद में देखेंगे, नाउन ही होते हैं और नाउन जो है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होता है. तो ऐसे नाउन्स जो कि हमारे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं वो सब्जेक्टिव केस के तौर पे आते हैं और वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है उस नाउन का. सब्जेक्टिव केस के अलावा इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है असलम इज वाचिंग अ मूवी. अगर यहाँ पे हम असलम की बात करते हैं, ये हमारा वर्ब है और वर्ब से पहले आने वाला हमारा जो है वो एक नाउन है और नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है. नाउन इज इक्वल टू सब्जेक्ट. नाउन हमारा सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और जब हमारा नाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. तो हमारा रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि वर्ब से पहले आने वाला हमारा जो है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास जो वर्ब के बाद आने वाले नाउन्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं. तो वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाते हैं. यहाँ पे दो तरह के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. थोड़ी देर तक हम उनको भी डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग इस एग्जांपल को देखते हैं. फ्राज वाज प्लेइंग क्रिकेट. अब जब हम बात करते हैं कि वर्ब हमारा, यहाँ पे हम वर्ब देख लेते हैं, वर्ब हमारा कौन सा है, वर्ब हमारा है वाज प्लेइंग. तो हमारा ये वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला हमारा जो है हम पढ़ चुके हैं कि वो सब नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन में से हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट जो है वो यहाँ पे हमारा नाउन है और नाउन इज इक्वल टू हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है. तो जब हमारे पास कोई भी नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमारे पास वो काम कर रहा होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को दो तरह से हम जो है वो पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव केस हमारा जो है वो एक्यूजेटिव केस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. एक्यूजेटिव केस कब होगा वो भी हम देखेंगे. उसके साथ साथ हमारा जो है वो डेटिव केस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमारे जो वर्ब्स की ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं. अगर इस एग्जांपल की बात करते हैं, फ्राज वाज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे अब जो क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी जब होगी तो वो हमारा एक्विजिटिव केस कहलाता है। जब भी हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का तो वो एक्विजिटिव केस कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव केस की एक्विजिटिव फॉर्म जो है वो कहलाएगी। इसके साथ साथ अगर हमारा ऐसा वर्ब जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है तो वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी वो हमारी डेटिव केस कहलाएगी। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ असलम गेव हिम अ बुक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ असलम गेव हिम अ बुक, असलम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, गेव यहाँ पे वर्ब है, हिम यहाँ पे एक जो है जैसे जानते हैं कि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमारा जो है वो नाउन की जगह पे आता है तो यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट हो गई। अ बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। हम बात करेंगे अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि हम व्हाट क्वेश्चन करके, क्वेश्चन मतलब व्हाट से हम जिसका आंसर लेंगे वो हमारी हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस कहलाती हैं। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल में बात करता हूं कि असलम गेव हिम अ बुक, व्हाट असलम हैज गिवन, तो यहाँ पे वो आता है आंसर बुक। तो बुक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक्विजिटिव केस कहलाती है और यहाँ पे हिम जो है वो डेटिव केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे हमारे नाउन या प्रोनाउन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो हमेशा डेटिव केस कहलाते हैं। इसको ज़रा एक और एग्जांपल के साथ जो है वो समझाना चाहूँगा कि असलम हैज़ गिवन अ बुक टू हिज फ्रेंड। यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, असलम हैज़ गिवन अ बुक टू हिज फ्रेंड। अब असलम हैज़ गिवन यहाँ पे वर्ब के तौर पे आता है और असलम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। असलम हैज़ गिवन अ बुक टू हिज फ्रेंड भी आ रहा है। तो अब जैसे मैंने बताया कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम उसको वर्ड के साथ क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट असलम हैज़ गिवन, तो अ बुक हमारे पास यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगी और वो एक्विजिटिव केस होगा। और असलम हैज़ गिवन हिज फ्रेंड, अब हिज फ्रेंड क्या है, हिज फ्रेंड जो है वो डेटिव केस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे हमारे जो नाउन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं वो एक्विजिटिव केस होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस का मैंने बताया कि दो तरह हम उसको डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्विजिटिव केस होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डेटिव केस होता है। इसके साथ अगर हम अगली जो हमारा अगला रूल है उसको देखते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे थे तो तब हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रेपोजिशन होती है उसके बाद आने वाला जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और अब चूँकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है और वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होता है, तो जो भी हमारे इस तरह के नाउन इस्तेमाल होंगे जो कि प्रेपोजिशन के डायरेक्टली बाद इस्तेमाल होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस में हमारा वो एक्विजिटिव केस होगा। इस एग्जाम्पल को ज़रा देख लेते हैं। हमजा वाज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, यहाँ पे हमारे पास वर्ब जो है वो स्टैंडिंग है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है जो कि हमारे पास ऑन है, ऑन द टेबल। अब यहाँ पे इस ऑन प्रेपोजिशन का हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल है ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास एक नाउन है। तो ये टेबल की जो हमारी ये वाली फॉर्म है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है तो ये एक्विजिटिव केस कहलाएगा। इसके साथ हमारे पास जो चौथा रूल है वो ये है कि नाउन के बाद आने वाला नाउन भी हो सकता है। नाउन का जो रिलेशन होता है वो नाउन के साथ भी होता है, वर्ब के साथ भी होता है, एडजेक्टिव के साथ भी होता है। इसको डिटेल में हम कभी बाद में पढ़ेंगे कि नाउन का जो है वो रिलेशन किस किस के साथ होता है। फॉर द टाइम बीइंग नाउन का रिलेशन नाउन के साथ भी होता है। ये हम लेक्चर नंबर 2 में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि नाउन एंड एपोजिशन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं और जेरेंड्स क्या होते हैं। नाउन का नाउन के साथ जो रिलेशन होता है कि नाउन से पहले आने वाला भी अगर कोई नाउन है तो नाउन एंड एपोजिशन का केस हो सकता है, या नाउन से पहले अगर कोई नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कंपाउंड नाउन भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बॉयफ्रेंड की, तो बॉयफ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है, दोनों को क्लब कर दिया गया तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दी एक्स प्राइम मिनिस्टर,
तो अब जब हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ दी एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो हम इसको जो है वो एक कॉमे के साथ सेपरेट कर रहे हैं और नवाज शरीफ की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम बता रहे हैं, जो कि नाउन इन एपोजिशन का केस है। इस तरह के जो हमारे पास नाउन्स होते हैं वो तो हमारे पास एक ही एंटिटी या एक ही पर्सन या एक ही चीज़ को जो है वो बता रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास एक फ़र्क केस भी हो सकता है कि नाउन से पहले एक हमारे पास नाउन इस्तेमाल होता है। अगर नाउन से पहले हमारे पास कोई नाउन इस्तेमाल होता है तो वो उसका पोजेशन दिखा रहा होता है और वो एज अ एडवर्ब वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। असलम बुक वाज स्टोलन, या तो अब हम इसको जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे पास बॉयफ्रेंड है, तो जो बॉयफ्रेंड एक हमारे पास कंपाउंड नाउन है, या तो हम इसको क्लब करके कंपाउंड नाउन बना दें असलम बुक, लेकिन वो कोई हमें सेंस नहीं देता, तो जो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन नहीं हो सकता। असलम बुक अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे असलम बुक, तो यहाँ ये भी हमें कोई जो है ना वो मीनिंगफुल जो है मैसेज कन्वे नहीं कर रहा या मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास नाउन इन एपोजिशन का केस भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ना तो ये कंपाउंड नाउन है ना ही नाउन इन एपोजिशन का केस है। असलम बुक, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि असलम की किताब गुम हो गई थी, तो यहाँ पे चूँकि मैं पोजेशन या ऑनरशिप दिखा रहा हूँ, तो पोजेशन या ऑनरशिप दिखाने के लिए मैं ये दो नाउन्स को आपस में जो है वो जोड़ के लिख रहा हूँ। तो ऐसे नाउन्स जो कि आपस में जोड़ के या जो है ऑनरशिप या पोजेशन दिखा रहे होते हैं, उनको हम अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ लिखते हैं। असलम्स बुक वाज स्टोलन। तो इस तरह के जो केस होंगे हमारे पास, वो हमारे पास पोजेसिव केस कहलाते हैं। और इन्हीं को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। जब हमारे पास नाउन से पहले कोई नाउन आएगा, यहाँ पे हमारे पास बुक एक नाउन था, उसके पहले भी असलम एक नाउन था, तो असलम की किताब मैं कहना चाह रहा था, तो असलम्स बुक आएगा। तो जब हमारे पास इस तरह के नाउन से पहले आने वाला नाउन होगा और वो पोजेशन दिखा रहा होगा या वो ऑनरशिप दिखा रहा होगा, तो वो पोजेसिव केस होगा, या उसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। जेनेटिव केस या पोजेसिव केस क्या होते हैं और अपॉस्ट्रॉफी एस क्या होता है, इसको हम अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे जुड़े तमाम रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम भी अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो चौथी टाइप है केस की, वो कौन सी है। केस की हमारे टोटल 4 टाइप्स होती हैं, 3 अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम एक्विजिटिव केस बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम डेटिव केस बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर पोजेशन या ऑनरशिप दिखाई जा रही हो तो वो पोजेसिव केस होता है, या उसको हम जेनेटिव केस बोलते हैं। 4th वन जो हमारा जो लास्ट केस है वो हमारा होता है वोकेटिव केस। मैं कहता हूं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इधर लिखी हुई है असलम कम हेयर। मैं असलम को बुलाने के लिए कहूँगा असलम कम हेयर। तो जब मैं किसी को मुखातिब कर रहा हूँ या किसी को मुखातिब करके कुछ कहना चाह रहा हूँ या किसी को बुला रहा हूँ, तो इस तरह के जो हमारे नाउन इस्तेमाल किए जाएंगे वो हमारे वोकेटिव केस में कहलाएंगे कि हम किसी को मुखातिब करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे है असलम कम हेयर, असलम गो आउट। तो इस तरह के हमारे जितने भी नाउन्स होंगे वो वोकेटिव केस में आएंगे। तो अभी हमने टोटल 4 केसेस पढ़े हैं। पहला केस हमारे पास जो था वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ऐसे नाउन जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएंगे। जो हमने दूसरा केस पढ़ा है वो हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव केस में हमने पढ़ा है कि हमारे पास ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस को हमने 2 तरह क्लासिफाई किया है कि हमारे पास कुछ एक्विजिटिव केस होते हैं। एक्विजिटिव केस हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे एक्विजिटिव केस में आते हैं। और साथ में हमने पढ़ा है डेटिव केस। डेटिव केस कौन से होते हैं, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होते हैं। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो
प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो हमारा एक्यूजेटिव केस में ही आता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास नाउन के बाद आने वाला नाउन भी हो सकता है, और नाउन के बाद आने वाला नाउन जो है वो हमें उसकी ऑनरशिप बता रहा होता है। ऑनरशिप जो भी बताई जा रही होती है वो पोजेसिव केस या जेनेटिव केस में कंसिडर की जाती है। इसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट ये हमारा थर्ड वन था, उसके बाद हमारा जो लास्ट केस है वो है वोकेटिव केस। और वोकेटिव केस जैसे मैंने बताया, जब भी आप किसी को मुखातिब करते हैं या किसी को बुलाने के लिए आप कुछ उसका नाम लेके बोलते हैं, तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कि हम मुखातिब करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं वो उसका वोकेटिव केस कहलाते हैं। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो आपकी सारी रिजॉल्व हो गई होंगी। अगले लेक्चर में हम अपॉस्ट्रोफी एस मतलब पोजेसिव केस जो होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी वहाँ पे पढ़ेंगे कि पोजेसिव केस कब इस्तेमाल होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए लिविंग थिंग्स के लिए हमारे पास जो है पोजेसिव केस किस तरह का होता है। अपॉस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, कौन सी हमारे पास इसमें एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग्स से हट के भी इस्तेमाल करते हैं। इससे जुड़े बाकी तमाम रूल्स भी हम जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।